तो दोस्तों आप सभी उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके अपने मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे आपका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है क्वांटम संख्या। देखिए क्वांटम संख्या क्या होती है। क्वांटम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो चार संख्याओं का समूह होता है। इसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, कक्षकों की संख्या, अभिविन्यास तथा आकृति और इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा का ज्ञान होता है। यानी कि क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा, कक्षा, चक्रण और उपकोष की अवस्था को बताती है। वो संख्या क्या कहलाती है? क्वांटम संख्या। अब बात करते हैं कि क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है। तो क्वांटम संख्या चार प्रकार की होती है। पहला मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा दिंशी क्वांटम संख्या, तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा चक्रण क्वांटम संख्या। अच्छा, तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन से संबंधित ऊर्जा स्तर को बताती है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा से संबंधित दर्शाती है। इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान 1, 2, 3, 4 आदि कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि परमाणु बिना कक्ष के नहीं हो सकता। इसे के एलिमेंट आदि अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि मुख्य क्वांटम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसको हम n से दर्शाते हैं, और जो n होता है वो क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। n क्या होता है? एक पूर्णांक संख्या यानी पूर्ण संख्या होती है। और इसकी जो संख्या होती है वो कौन कौन सी हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, पर 0 नहीं हो सकती है। बात क्लियर हो रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दिंशी क्वांटम संख्या की। तो दिंशी क्वांटम संख्या क्या होती है? दिंशी क्वांटम संख्याएं उपकोष को दर्शाती है। इसे एल से व्यक्त किया जाता है। किसी कोश में उनके बराबर उपकोष होते हैं एवं n के किसी मान के लिए n के मान 0 से -l तक होता है। अच्छा, तो दिंशी क्वांटम संख्या क्या होती है? चलिए आइए इसको पहले यहाँ से ठीक कर लेते हैं कि दिंशी क्वांटम संख्या कौन सी संख्या होती है। ये होती है आपकी दिंशी क्वांटम संख्या। तो दिंशी क्वांटम संख्या उपकोष को दर्शाती है। इसे I से व्यक्त किया जाता है, L से व्यक्त किया जाता है। किसी उपकोष में ये उपकोष को होते हैं n के लिए किसी l का मान 0 से -l तक होता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर n बराबर आपको क्या दिया है? 1 दिया हुआ है, तो l की वैल्यू कैसे निकलेगी? वो हो जाएगी 0। क्यों हो जाएगी? क्योंकि n-1 तो n के दर पे हम क्या रख देंगे? 1 और -1, तो बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से n बराबर 1 तो l बराबर 0। आगे चलते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए क्या दिया हुआ है? n बराबर 1 तब 1 बराबर 0, यानी n-1 है और n की दर पे वैल्यू 1 रख दें, 1 बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरह n-2 यानी n बराबर अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो n की दर पे हम क्या रख देंगे? 2 रख देंगे, और -1 तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 0 और 1। अच्छा, ठीक इसी तरह n बराबर 3 तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? n-1 हो जाएगी। भाई 0 और n-1 तो ये क्या निकल आएगी? आपकी दिंशी क्वांटम संख्या। अब देखिए दिंशी क्वांटम संख्या क्या
बताती है, उपकोष को बताती है, जैसे कि SPDFGH। ठीक है। अब जो डिंगसी क्वांटम संख्या होती है उसमें उपकोष S के लिए जो मान होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। P के लिए क्या होगा, 1 होगा। D के लिए क्या होगा, 2 होगा। F के लिए क्या होगा, 3 होगा। G के लिए क्या होगा, 4 होगा। H के लिए क्या होगा, 5 होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या कौन सी संख्या होती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या वह संख्या होती है जो इलेक्ट्रॉन के कक्षकों को दर्शाती है। सॉरी, ये कक्षों नहीं, कक्षकों होगा। किसको बताती है, कक्षक को। तो इसे m से व्यक्त किया जाता है। किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या 12+1 के बराबर होती है, 12+1 के बराबर होती है। और L के लिए इसके मान क्या होंगे, या चलिए आइए देखते हैं इसके मान क्या होंगे। तो या तो -L से +L होगा, या तो +L से -L तक होगा। अच्छा, ये देखिए L बराबर 0 तो M बराबर 0। यदि L बराबर 1 तो M बराबर क्या हो जाएगा, 12+1। तो M -1 0 और +1। यदि L बराबर 2 तो उपकोष में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 0 +1 और +2। ये किसकी संख्या हो गई, चुंबकीय क्वांटम संख्या की। चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम M से प्रदर्शित करते हैं। और ये किसको दर्शाती है, ये हमारे कक्षक को दर्शाती है। अब बात करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या कौन सी संख्या होती है? तो चक्रण क्वांटम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो चक्रण क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन स्थिति को बताती है। इसे S से दर्शाया जाता है। इसके दो मान हो सकते हैं, कौन कौन से? एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तथा यह दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं। इसे S से दर्शाया जाता है। इसके दो मान हो सकते हैं, इसका मान +1/2 या -1/2 होता है। कहने का मतलब है कि देखिए, हमने कहा कि S के दो मान हो सकते हैं, एक +1/2 हो सकता है और एक -1/2 हो सकता है। तो मान लीजिए कोई कक्षक है, कोई कक्षक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है। तो जो ऊपर की तरफ होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, +1/2 होगी। और जो नीचे की तरफ होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, -1/2। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। तो देखिए, ये देखिए क्वांटम संख्या 4 हो गई। मुख्य क्वांटम संख्या, डिंगसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन से संबंधित ऊर्जा स्तर को बताती है। इसे n से दर्शाते हैं। इसका मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि परमाणु बिना कक्षा के या कक्षक के हो ही नहीं सकता। इस कक्षक को केल्विन आदि अक्षरों से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अच्छा, अब बात की हमने डिंगसी क्वांटम संख्या की। तो डिंगसी क्वांटम संख्या उपकोष को दर्शाती है। इसे L से व्यक्त करते हैं। किसी उपकोष में उनके बराबर उपकोष होते हैं। n के किसी मान के लिए L के मान 0 से -L तक होता है। अभी तक जो मेरे चैनल पे नए हैं और उन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और अच्छी लगे तो कमेंट करें। ठीक इसी तरह से चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है?
चुंबकीय क्वांटम संख्या वे संख्या होती हैं जो इलेक्ट्रॉन के कक्षकों को दर्शाती है। इसे m से दर्शाते हैं। किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या 12+1 के बराबर होती है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ठीक है। अब बात करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या की। तो चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन की स्थिति को बताती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकृति का, यानी ऊपर की तरफ डायरेक्शन कर रहा है, यानी पॉजिटिव साइन में है कि निगेटिव साइन में है। इसके दो मान हो सकते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तथा यह दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशाओं में चक्रण करते हैं। इसे एस से दर्शाया जाता है। इसके मान हो सकते हैं, इसके मान +1/2 या -1/2 संभव होता है। अच्छा, अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसा कि दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में है। इसके लिए क्या करना है, L, M और S की संख्याओं का संभावित मान ज्ञात करना है। तो देखिए 3D कक्षक के लिए n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। L की वैल्यू क्या हो गई, 2। और L की वैल्यू कैसे निकली, n-1 से। और M की वैल्यू किससे निकलेगी, -L से +L या +L से -L। और M की वैल्यू कितनी होती है, 2n+1 से निर्धारित करते हैं। तो ये हो जाएगी +1 से -L, यानी कि -2 से -1, 0 से +1 और +2। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी S की, +1/2 और -1/2। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या है कि कक्ष में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब किसी उपकोष की सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये कोई कक्षक है, मान लीजिए कोई 3 कक्षक हैं। अब ये कक्षक तभी युग्मित होंगे जब आपके सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन पूरा भर जाएगा, तभी क्या होगा, कक्षक युग्मित माने जाएंगे। अगला आता है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम, परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। यदि 2 इलेक्ट्रॉनों के n-L-m के मान समान हैं तो उनके s के मान में भिन्नता होगी। यदि एक इलेक्ट्रॉन के लिए s बराबर +1/2 है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू -1/2 होगी। यानी पाउली का जो नियम था, पाउली ने क्या कहा कि किसी भी कक्षक में अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसके n-L-m का मान तो समान होगा, लेकिन उसके s के मान में क्या होगी, भिन्नता पाई जाएगी। किस तरह की भिन्नता पाई जाएगी कि एक s का मान क्या होगा, +1/2 होगा और दूसरे के लिए -1/2 होगा। फिर आता है आपका अबबाहु प्रिंसिपल। अबबाहु प्रिंसिपल क्या है, अबबाहु ने क्या कहा, कम ऊर्जा वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस नियम के अनुसार एक नया इलेक्ट्रॉन उस कक्ष में प्रवेश करता है जहां L+1 का मान न्यूनतम होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर में, देखिए हम क्या जानते हैं, जैसे कि 1s2, 2s2, 2p6। अब देखिए 1s2 की ऊर्जा 2s2 ऊर्जा से कम होगी, 2s2 की ऊर्जा 2p ऊर्जा से क्या होगी, कम होगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, कम ऊर्जा वाले में यानी 1s2 में, फिर उससे अधिक ऊर्जा वाले में यानी 2s2 में भरे जाएंगे, फिर उसके बाद किस में भरे जाएंगे, 2p6 में भरे जाएंगे, 2p6 में भरे जाएंगे। और इन इलेक्ट्रॉनों को जो कक्ष में प्रवेश करता है वो किसके, मतलब n+1 का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। अब इसको भरने का सही तरीका देखते हैं। देखिए याद करने का सही तरीका क्या है, देखिए स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल और फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल। यानी कि स्कूल स्कूल पहले क्या करेंगे,
पहले हम जहाँ जहाँ एस है वो लिख देंगे। एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, इसीलिए हमने क्या किया, 2 कर दिया। और जहाँ जहाँ पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए उनके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन। डी में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 10, सॉरी यहाँ पे क्या होंगे, 10 होगा ये, 10 इलेक्ट्रॉन। और पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, इसलिए जहाँ जहाँ एफ है वहाँ वहाँ 14, जहाँ एस है वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पी है वहाँ 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने आज गौर किया क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 4 संख्याओं का क्या होता है, एक समूह होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, उपकोष, चक्रण और कक्षक का ज्ञान होता है। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य क्वांटम संख्या, दिंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? मुख्य क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को बताती है। इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, पर शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि शून्य होने का मतलब ये है कि कक्षक क्या है, कुछ भी नहीं है, तो बिना कोच नहीं हो सकता। लेकिन ये कक्षक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? K11n से प्रदर्शित करते हैं। अगला आता है आपका दिंशी क्वांटम संख्या। तो दिंशी क्वांटम संख्या उपकोष को बताती है। इसे L से व्यक्त किया जाता है। किसी उपकोष में n के किसी मान के लिए n के मान 0 से -L तक होता है, यानी कि जो दिंशी क्वांटम संख्या का मान है वो 0 भी होगा और n-1 भी होगा। तो अगर मान लीजिए कि n की वैल्यू 1 दी हुई है, तो यहाँ 1 रख दीजिए और 1 रख दीजिए, तो बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या है, n बराबर 1 दिया है तो 0, n बराबर 2 दिया है तो 0 1, और n बराबर 3 दिया है तो 0 1 2 3 दिए हो जाएगा। अब ये जो ऊपर ये जो शो कर रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका दिंशी क्वांटम संख्या है। ये आपकी दिंशी क्वांटम संख्या है। और जो आपकी नीचे है ये आपकी क्या है, उपकोष। क्या है, उपकोष। आगे आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कक्षकों को बताती है। इसे m से व्यक्त किया जाता है। किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या 12+1 के बराबर होती है। कई बार रिपीट करने का मकसद मेरा यही है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। L के लिए दिए गए मान के लिए m का मान 0 सहित -L से +L तक या +L से -L तक होता है, यानी कि L बराबर 0 अगर है तो m बराबर भी 0 होगा। अगर L बराबर 1 है तो -1 0 या +1 हो जाएगा, क्योंकि क्या है, -L से +L या +L से -L। L बराबर 2 है तो m बराबर -2 -1 0 +2 और +2 हो जाएगा ये। आगे आता है आपका चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण क्वांटम संख्या कौन सी संख्या होती हैं? चक्रण क्वांटम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन की स्थिति को बताती है। इसे S से दर्शाया जाता है। इसके 2 मान हो सकते हैं और इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तथा ये दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशाओं में चक्रण करते हैं। S के लिए इसके मान 2 हो सकते हैं। कौन कौन से? एक हो सकता है +1/2 और एक हो सकता है -1/2।
चलिए, हमने एक न्यूमेरिकल देखा था, एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में है। अब अगर इसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर आपको कुछ भी दिया हो, मान लीजिए 3D दिया है, 3D3 दिया है, तो डी कक्षकों में क्या हो जाएगा, ये आपके n को बताएगा, ये आपके कोशों को बताएगा और ये आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताएगा। तो 3D कक्षक में n बराबर 3 हो जाएगा, डी कक्षक के लिए का मान 2 हो जाएगा, और m के लिए क्या हो जाएगा, -1 से +l, यानी कि +2 या -1, 0, +1 या +2 हो जाएगा। और s की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1/2 या -1/2। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, आपके समझ में आया होगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।